इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया और उसके बाद विरोधियों के स्वर तेज हो गए हैं। इसी पर आज हम बहस कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं वैसे करवा चुका हूं, आपको एक बार फिर से करवा दूं। राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और राशिद अल्वी साहब जाना पहचाना चेहरा है और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राकेश सिन्हा साहब, देखिए ज्यादातर आप ट्वीट्स हम देख रहे हैं, लोगों के बयान देख रहे हैं, विपक्षी नेताओं के बयान देख रहे हैं जब से जनसंख्या नीति का आज ऐलान किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनमें से ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि बढ़ती जनसंख्या देखिए प्रदेश की, देश की समस्या तो है, लेकिन इसके जो टाइमिंग है वो चुनावी टाइमिंग है और एक खास स्ट्रेटेजी, एक खास रणनीति के तहत इस योजना का ऐलान किया गया, इस नीति का। देखिए वास्तव में क्या है, भारत का विपक्ष कल क्या बोलता है वो भूल जाता है और आज क्या बोलता है कल भूल जाएगा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी बात कही जो भारत के संसदीय जनतंत्र में 1950 के दशक से 60 के दशक तक चलती रही कि वन नेशन वन इलेक्शन, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का तर्क यही था कि अन्य 4 वर्षों में राजनीति कम हो, सहयोग और रचनात्मकता ज़्यादा हो। उसका उन्होंने निदान बताया था। अन्य लाभ के अलावा एक लाभ यह भी होता कि आज विपक्ष को उत्तर प्रदेश के चुनाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून को जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब विपक्ष ने इसे अलोकतांत्रिक और संसदीय जनतंत्र के प्रतिकूल बताया और आज विपक्ष कह रहा है कि यह चुनाव से जुड़ा हुआ है। विपक्ष वह मुहूर्त बता दे देश में जब देश में कोई भी निर्णायक काम केंद्र या राज्य सरकार करे और देश के किसी हिस्से में स्थानीय से लेकर केंद्र तक का कोई चुनाव ना होता हो। इससे विपक्ष का यह मानसिक दिवालियापन का प्रतीक है। उसके पास कोई रचनात्मक एजेंडा नहीं है। पॉपुलेशन नीति का जनसंख्या के से क्या संबंध है यह विपक्ष समझा दे। यदि जनसंख्या नीति चुनाव के समय आए या चुनाव के बाद आए, यह किस प्रकार से चुनाव को प्रभावित करेगा विपक्ष साफ शब्दों में कहे। जो वो कहना चाहते मैं बताना चाहता हूं। उन्होंने जो पोलियो से लेकर वैक्सीन होते हुए जनसंख्या के ऊपर जो एक खास कम्युनिटी को संदेश देने का काम किया और धारणा बना दी, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ है और उसी को दूसरे रूप में कह रहे हैं। कोई मुझे समझा दे मुसलमानों के खिलाफ कैसे है। पंकज जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात यहां बताना जा रहा हूं जी। प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से अपने संबोधन में कहा था कि जनसंख्या और संसाधन के बीच में समानुपात होना चाहिए, तो उसके पीछे उनके मस्तिष्क में क्या था वो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक ग्लोबल हेक्टेयर होता है। ये आपके दर्शकों को समझना चाहिए। ग्लोबल हेक्टेयर का मतलब होता है कि और एक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। एक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़े, जूते, चप्पल और सब चीज जो भी उपभोग करता है जीवन में, उसमें उसको कितनी आवश्यकता पड़ती है, उसको मापने का ग्लोबल हेक्टेयर कहते हैं जी। पर व्यक्ति। तो वह भारत में इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो उपयोग करता है उसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। 112 पॉइंट है, 112 पॉइंट है। ठीक। जो चीज आप उपयोग करते, उपभोग करते हैं जी, वह प्रकृति कितना रीजनरेट करती है। यानी बैंक में 100 रुपये आप निकालते हैं तो मंथ में आप कितना डालते हैं, कम डालते हैं अधिक डालते हैं, तो कितना प्रकृति रिजेनरेट करती है, उसको पुनर्वृत्ति करती है। तो वह 0.45 है। तो जो प्रकृति उसको पुनः रिजेनरेट करती है, जो उपभोग करते हैं, उसके बीच में 148% का अंतर, 148% का अंतर है। यानी कि अगले 2-3 दशकों में यदि यही क्रम चलता रहा तो भारत में संसाधन समाप्त हो जाएंगे, चाहे सरकार कोई भी हो, दृष्टि कोई भी हो, विकास की कोई भी नीति हो, संसाधन ही नहीं होगा, जमीन के नीचे संसाधन ही नहीं होगा तो सरकारें क्या कर लेंगी। ठीक है, आपकी दृष्टि क्या कर लेगी। ठीक। तो मैं जो बस एक लाइन में मैं समाप्त करना चाहता हूं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और बायो कैपेसिटी, इसके बीच का 148% का जो अंतर था, उसी के कारण भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इसके बीच में समानुपात होना चाहिए। इसके लिए मैं मानता हूं कि पूरे देश में जनसंख्या नीति आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। जी
आपने अपनी बात कह दी राकेश सिन्हा साहब, बहुत ध्यान से राशिद अल्वी साहब ने आपको सुना। राशिद अल्वी साहब देखिए, राकेश सिन्हा जी ने तो ये तक कह दिया कि मुहूर्त जो है वो विपक्ष बता दे और ये मानसिक दिवालियापन की निशानी, और पूरा उन्होंने तथ्यों के साथ और वो इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है उसके साथ ये पूरा मुद्दा को उन्होंने समझाया। विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश है और स्ट्रेटेजी जो है स्ट्रेटेजिकली ये किया गया है और चुनावी टाइमिंग इसको कह दिया है। आप मुझे जरा 3 आपत्तियां बता दीजिए। देखिए, एक तो आपने पहले ही ये समझ लिया कि मैं इस बिल की मुखालफत करूंगा, क्योंकि आपने मुझसे पूछा 3 नहीं, मैं तमाम नेताओं की बात कर रहा हूं, जिसमें कांग्रेस के सलमान खुर्शीद साहब को भी हमने अभी सुनवाया था, उनका बयान भी, तो इसलिए चूंकि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विपक्ष में हैं आप, तो इसलिए आपसे मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जी योगी आदित्यनाथ जी ये कानून लेकर आ रहे हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, निश्चित तौर से होनी चाहिए। मैं 20-25 साल से लगातार ये बात कहता चला आ रहा हूं कि जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगी तो देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। लेकिन आज सवाल सिर्फ ये नहीं है। एक तो मुश्किल ये है कि जिन लोगों के हाथों में सत्ता है वो सिर्फ विपक्ष को बुरा भला कहते हैं। मैं बड़े अदब से कहता हूं कि आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए, आप विपक्ष को क्रिटिसाइज मत कीजिए। एक एक करके सवाल पूछता हूं आपसे। बहुत खूबसूरत बात कही आपने, चलिए अब सवाल पूछिए आप। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा था जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने, मैं अदब से पूछता हूं, क्या कदम उठाया? उनका मस्तिष्क पढ़ के आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1 साल में प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि वो जनसंख्या पे कंट्रोल करने पे कोई कदम उठा लेते। नंबर 2, जो भी कानून बनता है पार्लियामेंट के अंदर और असेंबलीज के अंदर, मेरा तजुर्बा है, बनाती ब्यूरोक्रेसी है और हम पॉलिटिशियंस उनको आर्ग्यू करते हैं उसके फेवर में। उत्तर प्रदेश का जो कानून बना ये जल्दी में बना, जिसका बड़ा सबूत यह है कि ये 1 साल के बाद इंप्लीमेंट होगा। तो भाई ये तो नई सरकार का हक है, जो 2022 में आएगी उसका हक क्यों छीन रहे हैं आप? अगर आपको ये कानून बनाना था 4.5 साल आप सो रहे थे। आज देश की आबादी 380% बढ़ गई है 1947 से लेकर। अमेरिका में सिर्फ 113% बढ़ी। आपको ये ख्याल आ जा रहा है चुनाव से 6 महीने पहले? और मैं आपसे ये भी कह दूं, कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले, किसी दूसरे समुदाय का कोई नुकसान नहीं होने वाला। जो कुछ आप कह रहे हैं कि जो डिसएडवांटेज होंगे वो ज्यादातर वो हैं जो सरकारी नौकरियों के अंदर है। दूसरे समुदाय की जिसकी बात कर रहे हैं वो तो 2% ही है, उसका क्या नुकसान होना? इसलिए यह सवाल हिंदू मुसलमान का हरगिज बिल्कुल नहीं है, यह सवाल देश का है। और यहां पे बहुत अहम बात यह है जो भारतीय जनता पार्टी आंखें बंद करके करती है। मेरे अजीज दोस्त, 7 शेड्यूल के अंदर जो ए लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, उसमें यह इख्तियार है कि वो ये कानून बनाए। स्टेट गवर्नमेंट को तो इख्तियार ही नहीं है कि वो जनसंख्या पे कोई कानून बनाए। क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर ये कानून बना रहे? क्या आबादी सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है? 7 शेड्यूल पढ़िए आप। चूंकि इलेक्शन आ गया, जल्दी जल्दी में आपने ये कानून बना दिया और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कानून है। सीधा साधा कानून आपको बनाना चाहिए था, आपने इसे कॉम्प्लिकेट कर दिया। एक्सप्लेन करते करते थक जाएंगे। एक आदमी की शादी अगर 3 बीवियां हैं, उनके 2-2 बच्चे होते हैं कानून के मुताबिक, तो बीवियों को 2 बच्चे माने जाएंगे, हस्बैंड के 6 माने जाएंगे। मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूं, एक ने शादी दिल्ली में कर ली, एक यूपी में कर ली और एक बिहार के अंदर कर ली। बीवी तो बिहार और यूपी में रह रही है, यूपी का कानून कैसे अप्लाई होगा? उसके तो 6 बच्चे हैं। आप सिर्फ मर्द को कहते रहिए कि तुम्हारे 6 बहू, उसे तो पता भी नहीं चलेगा 6 बच्चे। ये कानून पार्लियामेंट के अंदर बनना चाहिए, जल्दी में नहीं बनना चाहिए, आंखें बंद करके नहीं बनना चाहिए। और एक मिनट जी जी, जहां तक सवाल यह है कि विपक्ष शोर मचा रहा है,
आप मुझे जब अगली बार कहेंगे, मेरे पास बीजेपी के नेताओं के स्टेटमेंट हैं, एक एक करके मैं नाम बताता जाऊंगा और राकेश जी जवाब देते जाएं। ठीक है राशिद अल्वी साहब, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स आपने गिना दिए, बहुत सारे सवाल भी आपने किए, जरा एक एक करके जवाब ले लें, क्योंकि होगा क्या, इतने सारे सवाल अगर आप एक साथ पूछ लेंगे तो शायद राकेश जी के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। राकेश जी, 2019 अगस्त का 15 अगस्त का जिक्र किया राशिद अल्वी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने जनसंख्या नीति जो है वो बननी चाहिए उसका ऐलान किया था, एक साल तक कोई इंप्लीमेंटेशन उस पर क्यों नहीं हुआ? दूसरी चीज है कि ये इख्तियार स्टेट गवर्नमेंट को है ही नहीं और ये पार्लियामेंट में बनना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बात भी उन्होंने कह दी है, तो जरा इनके जवाब दे दीजिए आप। देखिए, जहां तक 2019 में प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा, राशिद अल्वी साहब आप क्यों भूल गए कि यह देश या पूरी दुनिया किस संकट से 2021 में गुजर रहा है, जब मानव अस्तित्व का सवाल खतरे में था और प्रधानमंत्री जब कोविड का नियंत्रण करना था, मानव अस्तित्व बचाना था, पूरे ग्लोबल ये समस्या थी, तब क्या हम जनसंख्या नियंत्रण पर पार्लियामेंट में कानून लाते? पार्लियामेंट तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था इस अस्तित्व के कारण। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जो देखिए मूल बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी का लाल किले से कहना, दो बातें मुझे बहुत मायने की थी। एक, जब उन्होंने सैनिटरी पैड की बात कही कि सैनिटरी पैड हर महिला को मिलने का अधिकार है, ये बुनियादी बात कही। दूसरा, जब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात कही तो उन्होंने उस डिस्कोर्स को चेंज किया। प्रधानमंत्री के भाषण के पूर्व उसमें सब तरह के लोग शामिल थे, मैं किसी एक को दोष नहीं देता हूं, हिंदू मुसलमान, जनसंख्या नियंत्रण मतलब हिंदू मुसलमान। प्रधानमंत्री जी ने उस डिस्कोर्स को एक सेकुलराइज किया, डीकम्युनलाइज किया और कहा यह रिसोर्स और लोगों के बीच का समानुपातिक संबंध है, आप कितने लोगों को भोजन करा सकते हैं। जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ उसके बाद से लगातार इस देश में विमर्श हुआ। लोकतांत्रिक समाज में इस तरह का कानून जिसमें हर व्यक्ति प्रभावित होता है, जिस समाज में बहुलता, अनंत बहुलता हो, जाति की, संप्रदाय की, भाषा की, लोगों की सोच की, ये अमेरिका और इंग्लैंड नहीं है जहां दो प्रकार के लोग रहते हैं। उस समाज में एक, जब समाज के भीतर कोई आवाज आप छोड़ते हैं तो उसमें लगातार विमर्श होता है। विमर्श हुआ, आप अखबारों में देख लीजिए, आप पोर्टल पे देख लीजिए, आप दुनिया के अखबारों को देख लीजिए, भारत में जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर लगातार बहस हुई। आज उसी का परिणाम है कि राशिद अल्वी साहब जो कि अल्पसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यक हैं, कांग्रेस के बीच में भी अल्पसंख्यक हैं, धर्म के कारण नहीं, अपने विचार के कारण आज वे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी का काम था आज एक बयान जारी करके कहना कि राकेश जी, सीधे सीधे राशिद अल्वी साहब ने कहा है 2019 से आज 2021 हो गया, इतनी देरी क्यों हुई? देखिए, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं। 2020 में मैंने जनसंख्या नियंत्रण पर एक प्राइवेट मेंबर बिल डाला। यदि मैं गलत करता तो पार्टी मुझे मना करती। जनसंख्या नियंत्रण के लिए मैंने बिल डाला है जो पार्लियामेंट में है और उम्मीद है कि इस सत्र में उस पर बहस होगी, जिसमें मैंने एक बात कही है। मैं इसलिए कहा कि इस डिस्कोर्स को हमको हिंदू मुसलमान से निकालना है, क्योंकि देश के रिसोर्स और देश का विकास में हर जगह हमें सांप्रदायिकता जो विपक्ष करती है, जो कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यहाँ तक कि वामपंथी पार्टियां करती है, उससे हमें बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। क्या मैंने कहा कि जनसंख्या जो मेरे बिल में है, मैं अब कितना रैशनल है, लोग कितना स्वीकार करेंगे, पंकज जी सुन लीजिए उसको ध्यान से। मैंने कहा कि यह कानून लागू होने के 18 महीने तक इसका कोई भी कोर्सिव पार्ट लागू नहीं होगा। 18 महीने तक लोगों को अवसर दीजिए मानसिक रूप से तैयार होने का, जन जागृति करने का, लोगों तक पहुंचने का। हर स्कूल कॉलेज को एक एरिया डिप्यूट कर दीजिए, इस एरिया में आपको जन जागृति करना है। स्कूल एंड कॉलेजेज हैव ग्रेटर रोल, उनके भूमिका को बढ़ा दीजिए, एक क्षेत्र अलॉट कर दीजिए कि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। एनएसएस, एनसीसी सबको एक्टिवेट करें। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। विकास के मामलों में जैसे उज्ज्वला योजना आया तो क्या उसमें कोई जाति धर्म था? उसी तरह से जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। एक बात जो महत्वपूर्ण है, जिस बात को हम छिपाना नहीं चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहिए कि रिसोर्स और जनता के बीच में असंतुलन है। जनसंख्या जब बेलगाम होती है तो यह असंतुलन सामाजिक रूप में प्रकट होता है, सोशियोलॉजिकल जिसको इम्बैलेंस कहते हैं, यह असंतुलन क्षेत्रीय रूप में प्रकट होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, 621 जिलों में 174 जिलों में जनसंख्या 2.1 फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट, और 72 जिलों में डिस्ट्रिक्ट्स में फर्टिलिटी रेट 4 से अधिक है जी।
तो यह जो असंतुलन है, जो क्षेत्रीय असंतुलन बनता है, और सामाजिक असंतुलन क्या है, जैसे केरल में, मैं इसको सिर्फ चश्मे से नहीं देखता हूं। जब गरीबी अमीरी को हम धर्म और जाति के आधार पर पढ़ते हैं तो समाजशास्त्र हर चीज को उस देखना चाहता है। राकेश जी, केरल में हिंदू जनसंख्या 2% के रेट से और मुस्लिम जनसंख्या 12% के बढ़ रही है। तो सभी प्रकार के असंतुलन को दूर करना एक सिविल सोसाइटी का काम होता है। ठीक है राकेश जी, एक छोटा सा सवाल और भी था। वो उन्होंने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार ही नहीं है, क्यों नहीं पार्लियामेंट में ये हुआ? इसका 30 सेकंड्स में जवाब दे दीजिए, फिर मैं राशिद अल्वी जी के पास जाऊंगा। ये वो गलत बोल रहे हैं। ये राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में राज्य सरकार का हस्तक्षेप, वो ठीक संविधान पढ़ लें। आप देखिए असम सरकार कानून बनाई, इसके पहले हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया था जो इसमें कहा था कितने बच्चे होने पर आप चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। उत्तराखंड सरकार बना चुकी है। तो ये कोई पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बना रही है। कई राज्यों ने, कई बार तो कांग्रेस शासित राज्यों ने भी इस पर हस्तक्षेप किया है। राशिद अल्वी साहब भूलिए मत, कुछ जोन ऐसे होते हैं जिसको राज्य को एक सीमित अधिकार दिया गया है। उस सीमित अधिकार के दौरान राज्य सरकारें स्थानीय चुनाव के लिए, अपने विधानसभा के चुनाव के लिए कानून सरकारी अधिकारियों के लिए कुछ नियंत्रण रेखा खींचती है, जिसको जनसंख्या नीति कही गई है। लेकिन मैं राशिद अल्वी साहब से सहमत हूं कि इस पर एक राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून बने। और नरेंद्र मोदी जी ने जो रिसोर्स और जनता के बीच संतुलन की बात कही है, उसी को अधिष्ठान मानकर हमें बहस करके, एक लोकतांत्रिक तरीके से बहस करके, सहज और सरल तरीके से कानून को पारित करना चाहिए। आप इत्तेफाक रखते हैं जो बातें कही हैं राकेश सिन्हा साहब ने, राशिद अल्वी साहब? नहीं, देखिए मैं एक बात कहूंगा। राकेश जी कह रहे हैं कि कोविड की वजह से कानून नहीं बन सकता था पार्लियामेंट के अंदर। 2019 से लेकर अभी तक क्या पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया है? 2 साल हो गए, 2 साल में आपके पास वक्त नहीं था। आप कहिए कि पार्लियामेंट में कोई कानून ही नहीं बना, तब तो मैं आपकी बात मान लूंगा। और राकेश जी मुझसे कह रहे हैं कि संविधान पढ़ना चाहिए, मैं उनसे कहूंगा, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 के अंदर जो यूनियन लिस्ट है उसमें सीरियल नंबर 69 है। और इससे ज्यादा क्या बताऊं? आप मुझे बताइए, जो स्टेट लिस्ट है, कहां ये इख्तियार है कि प्रांतीय सरकारें बना सकती हैं? आप सिर्फ ये कह दें कि संविधान पढ़ लीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपने प्राइवेट बिल डाला है पार्लियामेंट के अंदर। मेरे दोस्त, मैं 2 टर्म रहा हूं राज्यसभा के अंदर। प्राइवेट बिल का कोई मतलब नहीं होता। प्राइवेट बिल तो सिर्फ बहस करने के लिए होता है, और वो बहस भी नहीं हो पाती। फ्राइडे के अंदर एडजॉर्न हो जाता है हमेशा। आपकी सरकार क्यों नहीं बना रही कानून? और आप हमेशा विपक्ष को बुरा भला कहते हैं। 1 मिनट मुझे दीजिए और ये सुनिए। आपके सुरेंद्र कुमार एमएलए हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बच्चे तो खुदा का गिफ्ट होते हैं। बीजेपी के एमएलए हैं, और उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। आगे बढ़िए। आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मिस्टर रावत, तीरथ सिंह रावत, उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि राशन ज्यादा मिले। ये बयान अभी आया, बहुत पुराना नहीं है। आगे आरएसएस के दर्पण हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। तो श्यामलाल गोस्वामी वेस्ट बंगाल के हैं, उन्होंने कहा 4 नहीं 5-5 बच्चे पैदा करो। अशोक सिंघल साहब हमारी दुनिया में नहीं है, उनके बयानात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता। किस किस का जिक्र करूं? एक नाम हो तो बताऊं। आप सिर्फ विपक्ष के पीछे पड़ जाते हो। मैंने तो ना मुसलमान का नाम लिया ना हिंदू का नाम लिया, और आप जब से बैठे हो तब से हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हो कि मुसलमान ऐसा कर रहा है, हिंदू ऐसा कर रहा है। अरे जनसंख्या कानून देश की समस्या है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है। ये तो आप लोग बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो बार बार कह रहा हूं, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर मुसलमान। राशिद अल्वी साहब देखिए, अगर नेक नियत के साथ, अच्छी नियत के साथ ये जनसंख्या नीति का ऐलान किया गया है, उसमें क्या क्या, अगर सिर्फ 2 बच्चे होंगे तो कितने बेनिफिट्स मिलेंगे सरकारी नौकरी में, और तमाम चीजें जो है फ्यूचरिस्टिक होती है ना, देखिए इस तरह की नीतियां, तो उससे अगर फायदा होने वाला है, अगर उससे फायदा होने वाला तो उसमें क्या हर्ज है? चलिए देर से सही, देरी हुई, 2 साल की देरी हुई, अगर वो देश की भलाई के लिए है, प्रदेश की भलाई के लिए, तो उसमें हर्ज क्या? मेरे अजीज दोस्त, मैं तो बार बार कह रहा हूं,
ये आप तो यूपी की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं पूरे भारत में बनना चाहिए। लेकिन बीजेपी के जिन नेताओं के बयानात मैंने बताए, ये विपक्ष के नेता नहीं, ये तो बीजेपी के नेता हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि विपक्ष को एतराज है? ये तो बीजेपी के नेताओं को एतराज है, उनके बारे में बताइए। राकेश जी जवाब दीजिए। मैं ये भी कह दूं, आप मेरे बारे में कह रहे हैं कांग्रेस की पॉलिसी चलेगा, बिल्कुल नहीं। मैं कांग्रेस की पॉलिसीज के मुताबिक ही अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है, राकेश जी जवाब। इसके अंदर माइनॉरिटी में हूं, देखिए ना माइनॉरिटीज। राकेश जी, राशिद अलवी जी कह रहे हैं कि इससे आप हिंदू और मुसलमान से जोड़कर क्यों बात कर रहे हैं? वो ये उन्होंने तमाम बीजेपी के नेताओं के नाम गिना दिए जिन्होंने इस तरह के बयान दिए थे जो नहीं देने चाहिए थे उन्हें। मैंने तो ये, अच्छा मैं कहता हूं पंकज जी, मैंने तो हिंदू मुसलमान का इस संदर्भ में नाम लिया था कि प्रधानमंत्री जी ने इस तरह के बहस को डीकॉम्युनलाइज किया। मैंने नहीं कहा हिंदू मुसलमान हो चाहिए, आप ठीक से सुन लीजिए, हिंदू और मुस्लिम शब्द बोलना अपराध नहीं है, डीकॉम्युनलाइज किया प्रधानमंत्री जी ने रिसोर्स और जनता के बीच। अब मैं जवाब देता हूं। देखिए एक बात जान लीजिए, आजादी के समय जो हिंदू संगठन है उनको चिंता होगी हिंदुओं की, स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। आज देश विभाजित हुआ है टू नेशन थ्योरी के आधार पर। टू नेशन थ्योरी का आधार धर्म था, रिलीजन था, इस हकीकत को स्वीकार कीजिए। और बहुत से लोग जो टू नेशन थ्योरी का सपोर्ट कर रहे थे वो पाकिस्तान नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी इस देश में भेदभाव नहीं हुआ। चलिए वो अलग बात है, वो डिबेट का प्रश्न नहीं है। हिंदू जनसंख्या पार्टीशन के बाद जब बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जो कन्वर्टेड ही थे इस देश में, तो हिंदू जनसंख्या 84.72% था, और आज 2011 के जनगणना में वो 79.8% हो गया। जो मुस्लिम जनसंख्या थी उस वक्त 9.5% था, वो 14% प्लस हो गया। तो यह जो असंतुलन, मैं क्या कहा, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो असंतुलन पैदा हो रहा था, केरल में 2% और 12%। मैं एक उदाहरण देता हूं पंकज जी, बहुत 81-91 के बीच में हिंदू जनसंख्या 23.81% से बढ़ी डिकेडल, एक दशक में, और मुस्लिम जनसंख्या 32.8% से बढ़ी। उसी तरह रीजनल इम्बैलेंस देखिए, नॉर्थ और ईस्टर्न इंडिया, यानी कि केरल, उड़ीसा हुआ, बंगाल हुआ, असम हुआ, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, यहाँ जनसंख्या बड़ी रफ्तार से बढ़ी, लेकिन दक्षिण के राज्यों में नहीं बढ़ी। तो रीजनल सोशियोलॉजिकल जो इम्बैलेंस है उसको दूर करने की बात कही। जिन नेताओं का आपने नाम लिया वह आपने एक चश्मे से देख लिया। आज तमाम मुस्लिम संगठन जनसंख्या नीति के खिलाफ खड़े हैं, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, खुलकर बोल रहे हैं। राशिद अलवी साहब, टेलीविजन पर अच्छी बातें कर लेना और ईमानदारी से बात कर लेना आपका हो सकता है, आपकी ईमानदारी है, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन, एक मुस्लिम संगठन, एक मुस्लिम नेता का नाम बता दीजिए अपवाद स्वरूप 2-4 को छोड़कर, जो जनसंख्या नीति का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जनसंख्या नीति का विरोध आज से नहीं, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, करुणाकरण कमेटी कांग्रेस ने बनाया था। करुणाकरण तो केरल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 2 चाइल्ड नॉर्म का रिकमेंडेशन दिया। सबसे ज्यादा विरोध क्यों? कांग्रेस पार्टी ने ठंडे बस्ते में क्यों डाला? क्योंकि डर गए कि मुस्लिम वोट बैंक चला जाएगा। जवाब दीजिए राशिद अलवी साहब, जरा जवाब ले लेते हैं। राकेश जी आपने बात कह ली, एक छोटी सी बात में कहना जी, एक बात मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं। हाँ। कि देखिए क्या है कि जिन हिंदू नेताओं का आपने नाम लिया, उन्होंने इसीलिए एक प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेटमेंट दिया, सकारात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप स्टेटमेंट दिया कि देखिए यह संतुलन पैदा हो रहा है। उनका उद्देश्य, वे सभी जनसंख्या नियंत्रण कानून का मांग करने वाले लोग हैं, उनके बाकी बयानों को देख जाइए, अशोक सिंघल जी हो, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी हो, या साक्षी महाराज हो, या कोई दूसरे और हो। राशिद अलवी साहब जवाब दीजिए। देखिए, उर्दू का एक मिसरा है, पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। आखिरकार राकेश जी वहीं पहुंच गए जिस मकसद के लिए आप कानून बनाना चाहते हैं। आप यहां बैठ के आर्गू कर रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की घटती चली जा रही है, इसलिए कानून बनना जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि देश के लिए जरूरी है। देखिए, फिर आप एक पक्ष को पकड़ते हैं। एक राशिद अलवी साहब की आपकी बहुत बुरी आदत है कि आप तर्कों में से एक छोटा सा बिंदु निकालकर उसे पिछली बार आप ईमानदार इंटेलेक्चुअल हैं, ईमानदारी से बहस कीजिए। मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए ना राकेश जी, आपको हक है, मैं खामोश रहता हूं। आपने यही कहा केरला में बढ़ गई, फला जगह बढ़ गई, फला जगह बढ़ गई। अगर देश को हिंदू मुसलमानों में बांटेंगे तो ये झगड़े होते रहेंगे। बीजेपी आरएसएस के नेताओं के बयान मैंने दिखाए, मुसलमानों में भी कुछ लोगों ने बयान दिए होंगे,
लेकिन नहीं, सिर्फ राकेश उनको सिन्हा जी ने यह कहा है, राशिद अलवी साहब, कि इक्का दुक्का को छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है, वो इसके खिलाफ है। देखिए, मुझे किसी का नाम राकेश जी ने अभी तक नहीं बताया कि किस नेता ने मुखालफत की है। जितने नेताओं के बयानात मैंने सुने हैं वो ये सुने हैं कि इलेक्शन की वजह से ये कानून बन रहा है। आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये किसी ने नहीं कहा है। अगर किसी ने कहा है तो बताइए। ये तो सबसे ज्यादा बयानात बीजेपी और नहीं, तो आप इस बात से राशिद अलवी साहब इत्तेफाक रखते हैं कि इलेक्शन टाइमिंग जो है उसको देखते हुए इस नीति का ऐलान किया गया, इससे आप भी इत्तेफाक रखते हैं? नहीं लगता आपको, बिल्कुल नहीं लगता आपको कि जब जागो तब सवेरा है? भाई मैं राशिद अलवी साहब, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके पास पेश करना चाहता हूं। देखिए हम अपने से समृद्ध देशों को देखें, ऑस्ट्रेलिया का मैं जिक्र करूं, 2.4% जो है वो हमसे वो बड़ा है वो देश, एरिया वाइज अगर मैं बात करूं, और पॉपुलेशन है सिर्फ 2 करोड़ 50 लाख के करीब। आप वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन देख लीजिए, करप्शन जीरो है, एजुकेशन, मतलब अगर घर में बच्चा पैदा हो गया तो एजुकेशन फ्री है, मेडिकल सुविधाएं फ्री है। तो हम उन देशों को देखें ना, तो जब जाग रहे हैं तभी सवेरा है। देखिए, ऐसा नहीं होता सियासत में कि जब आप जाग रहे हैं तभी सवेरा है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात मत कीजिए, दुनिया के अंदर ऐसे मुल्क भी हैं जहां बच्चा पैदा करने के लिए सरकार उन्हें पैसा देती है चूंकि आबादी कम है। लेकिन आप आज कह रहे हैं कि इलेक्शन से 6 महीने पहले 2 साल में प्रधानमंत्री कानून नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री को तो 19 में तकरीर कर रहे हैं, फिर कानून नहीं बना रहे आप। तो इसके लिए क्यों नहीं हम सवाल उठाएंगे? अगर हम विपक्ष में हैं, ये जिम्मेदारी है हमारी कि सरकार की कमियों को बताएं और सरकार से पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ये जवाब आपको मुनासिब लगता है कि जब जाग जाओ तभी सवेरा है? ये कैसे मान ले हम? क्या उत्तर प्रदेश की आबादी अभी बढ़ी है? पहले नहीं बढ़ी थी। आज सरकार आपकी 4.5 साल हो गए यूपी के अंदर, आपने क्यों नहीं कानून बनाया? आज चुनाव से पहले ऐसा कानून आप बना रहे हैं जो अधूरा कानून है। और मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन बता रहा हूं आपको, क्यों नहीं इस बात पे जवाब दे रहे? मुझे बताएं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट को यह इख्तियार हासिल है कि वो कानून बना सकती है। मैंने तो आपको कानून खोल के राकेश सिन्हा जी, देखिए फिर वही बात दोहराई है राशिद अलवी साहब ने। उन्होंने कहा 4.5 साल क्यों सोई रही उत्तर प्रदेश सरकार। दूसरा उन्होंने कहा कि सरकार की जो कमियां हैं उनको दिखाना, उनको बताना जनता को हमारी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी, तो क्यों ना बताएं वो। और वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो टाइमिंग है उससे इनको सख्त एतराज है कि चुनाव के ठीक समय, जब 8 महीने का वक्त, 8 महीने से भी कम का वक्त बचा है, तब इस नीति का ऐलान किया है। देखिए, 54 साल तक कुंभकर्ण से भी गहरी निद्रा में कांग्रेस पार्टी सोई रही। देश की जनसंख्या 4 गुना 361 मिलियन है, 36 करोड़ से 1951 से बढ़कर 1 अरब 21 करोड़ हो गई, 121 मिलियन हो गई अभी आकर। और आप कह रहे हैं क्या कि हम क्यों नहीं जगे? 24 महीने को आप 54 साल से तुलना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में कहा, 15 अगस्त को कहा, और 20 के मार्च से कहां हम पहुंच गए? प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? और जिस बात पर समाज में इतना फ्रैक्चर्ड ओपिनियन हो, देखिए हम लोकतांत्रिक, हम इंदिरा गांधी नहीं है कि तुर्कमान गेट कर दें। हम इंदिरा गांधी, संजय गांधी का ब्रिगेड नहीं है कि 12 साल के बच्चे का जो उसको बंधियाकरण कहते हैं ना, कर दें। और क्या हुआ? विवाह करके लोग जा रहे हैं, डॉक्टरों को दे दिया गया था कि इतने लोगों को आपको महीने में करना पड़ेगा, गोल्ड मेडल दिया जाता था। ये आपके शासन में 75-77 में हुआ, जिस वक्त आप युवा नेता रहे होंगे। तो आप उसी कारण से जनसंख्या नीति बदनाम हुई, उसी कारण से एक खास कम्युनिटी में भी धारणा बनी कि जनसंख्या नीति हमारे खिलाफ है। इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी, आपकी इंदिरा गांधी की सरकार, जो आपकी सबसे प्रिय प्रधानमंत्री है, इसके लिए जिम्मेदार हैं। उस वक्त संभवतः संजय गांधी के ब्रिगेड में आप भी रहे होंगे, आप भी युवा नेता उसी समय रहे होंगे। आप बताइए उसमें क्या हुआ था? इंदिरा गांधी क्या कर रही थी? देश क्या कर रहा था? राशिद अलवी साहब, देखिए 1975 की याद दिला दी राकेश सिन्हा साहब ने, इमरजेंसी की याद दिला दी। मैं बताता हूं जी, एक बात मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री जी की बात कहा। प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से कहा, उसी का परिणाम है कि एक डिस्कोर्स शुरू हुआ, राज्य सरकारों की भी आंखें खुली। अब जब कोविड पर हम नियंत्रण पाएंगे, उसके बाद निश्चित रूप से ऐसे कानून बनाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण, दोनों कानूनों पर क्यों भड़कते हैं?
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है जो संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात है। एक मुस्लिम नेता का नाम बता दिया अफवाद स्वरूप छोड़ के, जिलानी जैसे नेता जो पहले थे जिन्होंने श्री गुरु जी का इंटरव्यू किया था, उनको एक को छोड़ दीजिए, MC छागला को छोड़ दीजिए, MH बेग को छोड़ दीजिए। राकेश सिन्हा साहब, राशिद अल्वी जी से मैं जवाब ले रहा हूं। राशिद अल्वी साहब देखिए, राकेश सिन्हा जी ने 1975 की इमरजेंसी की याद दिला दी। उस वक्त जिस तरह से तानाशाही उन्होंने नाम दिया है वो आलम अब नहीं होने जा रहा, और फिर आप वो ये भी कह रहे हैं कि 24 महीने की तुलना 54 साल से आप क्यों करते हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है कि जब इनसे सवाल करो तो ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। राकेश जी, आप बीजेपी में आप कांग्रेस बन भी नहीं सकते, बीजेपी कांग्रेस नहीं बन सकती। अगर 75 पे आपको बहस करनी है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। 75 में इमरजेंसी लगी, कांग्रेस पार्टी ने उसके लिए माफी मांगी, इमरजेंसी लगी, गलत लगी, लेकिन आप तो पिछले 7 साल से बगैर इमरजेंसी लगाए इमरजेंसी से आगे बढ़ गए हैं। सारे मीडिया पे आपका दबाव है, सारी एजेंसीज पे आपका दबाव है, सीबीआई का गलत इस्तेमाल आप करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का गलत करते हैं। कभी अशोक गहलोत के भाई राकेश सिन्हा साहब, आप तो इमरजेंसी से भी आगे बढ़ गए। देखिए, यहाँ पे गंभीर आरोप लगा दिया आपने। तो आज राशिद अल्वी साहब टेलीविजन पर बैठ के एक लोकतांत्रिक सरकार को फासिस्ट और तानाशाही सरकार कह रहे हैं और कहते इमरजेंसी लगा हुआ है। यदि इमरजेंसी लगने पर, सुन लीजिए, यदि इमरजेंसी लगने पर टेलीविजन चैनल पर बैठकर प्रधानमंत्री से लेकर उनकी राकेश जी और आलोचना की जा सकती है। पंकज जी, उस आलोचना के लाखों दर्शक आपके चैनल के, सबसे बड़ा चैनल है, इसके लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, तब कहते इमरजेंसी लगा हुआ है। बताइए, यदि इमरजेंसी में इतनी स्वतंत्रता है तो लोग। राकेश जी, जरा राशिद अल्वी साहब की बात कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि दोनों एक साथ बोल रहे तो आवाज नहीं पहुंच रही दर्शकों तक। एक मिनट, जरा राशिद अल्वी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए आप। देखिए राकेश जी, मैं इसीलिए कभी डिस्कशन पे नहीं आता हूं कि बीच में बीजेपी के नेता शोर मचा रहे हैं। नहीं, ठीक है, आप बोलिए राशिद जी, वक्त कम है, थोड़ा जल्दी से बोलिए। देखिए, आज के जो हालात हैं वो इमरजेंसी से आगे हैं। जो ममता बनर्जी के बड़े नेता थे जिन्हें आपने बीजेपी में लिया था, वो बीजेपी में आ गए तो गंगा नहा गए। जितने क्रिमिनल्स हैं वो बीजेपी में आ जाएं तो साफ सुथरे, और विपक्ष के लोगों पे छापा पड़ेगा। ये तो इमरजेंसी से बदतर की हालत है। लेकिन जनसंख्या पे मैं बार बार कहता हूं, पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए। आपसे कह रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट को इख्तियार नहीं है बनाने का, कानून बनना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे मुझे इतराज। ठीक है, राशिद अल्वी साहब, एक आखिरी कमेंट और दे दीजिए आप ये बताइए कि आप ये जनसंख्या नीति के खिलाफ नहीं है, सिर्फ आपको इतराज है तो टाइमिंग से। आपको लगता है कि 4.5 साल पहले हो जाना चाहिए था, या 2019 में जब प्रधानमंत्री जी ने बात लाल किले की प्राचीर से कही थी तब उस पर इंप्लीमेंटेशन फौरन होना चाहिए था, यह आप कह रहे हैं? यानी आपको इस नीति से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं तो एक कदम आगे बढ़ के यह भी कह रहा हूं कि यूपी में जो कानून बना है उस कानून के अंदर बहुत ज्यादा कमियां मुझे नजर नहीं आती। थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनको अमेंडमेंट करना चाहिए। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। अभी राकेश जी ने कहा कि हम सिर्फ 2 ही कानून बनाना चाहते हैं, एक आबादी का, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जी, एक एक करके ऐसे मुद्दे लेकर आएंगे जो कंट्रोवर्शियल। ठीक है सर, आखिरी कमेंट राकेश सिन्हा साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखिए, उन्होंने कहा कि उन्हें एतराज नहीं है इस बात से, सिर्फ टाइमिंग से उनको प्रॉब्लम है। ठीक है राकेश सिन्हा जी, आखिरी कमेंट आपका 30 सेकंड। जिस बात से राशिद अल्वी साहब ने समाप्त किया वहीं से मैं शुरू करूंगा। ये सब कुछ कहते कहे कंट्रोवर्शियल मुद्दों को आप ले आते हैं। अभी तक तो कह रहे थे जनसंख्या नीति पर कोई आपत्ति नहीं, अब कंट्रोवर्शियल कैसे हो गए? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने नहीं लाया, संविधान सभा में ना आरएसएस था ना बीजेपी था, संविधान सभा में तो ठीक है। मोटी बात यह है कि देखिए राकेश सिन्हा जी, राशिद अल्वी साहब ने भी ये माना है कि जनसंख्या नीति जो है, जिसका ऐलान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसकी जरूरत है। सिर्फ टाइमिंग को लेकर उन्हें एतराज, और कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, मोटा मोटी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको दूर कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। राशिद अल्वी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।